नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस कोरोना महामारी से अपने आप को बचा पा रहे होंगे। लगातार सरस्वती एकेडमी की पूरी टीम आप लोगों के साथ इस मुश्किल के दौर में खड़ी है। हमारी लगातार वीडियोज़ आ रही हैं और हरियाणा सीईटी, हरियाणा एसएससी, डीएसएसबी में जो भी सब्जेक्ट्स कवर होते हैं उन सभी को हम एक एक करके धीरे धीरे अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, हमारा ये टारगेट है कि जैसे ही ये लॉकडाउन कंप्लीट हो, परिस्थितियाँ नॉर्मल हों, तब तक हम आपका सिलेबस पूरा करके दें। तो मैं आप लोगों से ये आशा करूँगा कि आप इस चैनल को सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएंगे, जिससे कि हमारी जो ये मुहिम है गरीब बच्चों तक फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग पहुंचाना, ज़रूरतमंद बच्चों के पास फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग पहुंचाना, इस मुहिम को पूरी दुनिया में आप लोग फैलाएं, जिससे कि हर एक बच्चा लाभान्वित हो, हर एक बच्चे को इसका बेनिफिट मिले। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन टैग्स टॉपिक शुरू किया था और हमने जाना था कि क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम वो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जहां आपको ये पता चलेगा कि आई के साथ आर का भी प्रयोग होता है और उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। आई के साथ आर का भी प्रयोग होता है। आज तक तो आपने आई के साथ एम का यूज जाना होगा। देखिए, आज हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन टैग्स में। क्वेश्चन टैग्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना था, कि वो क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी बात पर, किसी भी स्टेटमेंट पर सुनने वाले की सहमति या असहमति लेने के लिए पूछे जाते हैं। फिर हमने जाना था कि किस प्रकार पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव टैग लगता है और नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव टैग लगता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टैग किस प्रकार बनता है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देखिए। और मैं आपको 2 टॉपिक और कंप्लीट करा चुका हूँ, टेंसेज और वॉइस की प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ। आप उन वीडियोज़ को भी देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन टैग में हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर। हम क्वेश्चन टैग किस प्रकार बना रहे थे, हम एक सेंटेंस से समझते हैं। ही इज रीडिंग बुक, ये एक सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा था और इसका टैग बनाने की हम कोशिश करेंगे। यहां से मैंने हेल्पिंग वर्ब लिया इज, इसके साथ नोट लगाया और बन गया इजंट। ये शॉर्ट फॉर्म बन गई। टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म ही लिखनी होती है, इजंट, और उसके बाद ये सब्जेक्ट ही। उसके बाद मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस लिख दिया, ही इज नॉट ईटिंग मील, और फिर इसका टैग आपको बनाने के लिए कहा तो यहां पर टैग बन जाता है इज ही। इतना दोस्तों मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका था। अब बड़े ध्यान से समझना कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो यहां तो आप लोगों ने जाना कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा के या फिर हेल्पिंग वर्ब को ऐसे कैसा लिख के हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। परंतु अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो कितने प्रकार के सेंटेंसेस बन सकते हैं। वो सेंटेंस बन सकता है ही प्लेज क्रिकेट, सेंटेंस बन सकता है दे प्ले क्रिकेट, या सेंटेंस बन सकता है आई
प्लेड क्रिकेट। अब देखो ध्यान से, अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो केवल 3 केस बनते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला केस बनेगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा। पहला केस बनेगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा। सेकंड केस बनेगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और तीसरा केस बनेगा जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। यानी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या उसके साथ एस या ईएस होगा, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अब समझो दोस्तों, यहां से हम हेल्पिंग वर्ब का पता निकाल सकते हैं, यहां से हम हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आपको ये 3 बातें याद होनी चाहिए। मैं यहां लिखता हूं दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव डू से बनता है। नंबर 2, सेकेंड फॉर्म का नेगेटिव डिड से बनता है। नंबर 3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का नेगेटिव डज से बनता है। अब मैंने आपके सामने लिखा है इधर नेगेटिव, पर बनाना है क्वेश्चन टैग, तो यहां हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें तो ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यहां से हेल्पिंग वर्ब निकलने के बाद उस हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव ही तो बनाते हैं। तो हम इस बात को कैसे याद रखेंगे कि अगर यहां पर एस या ईएस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज। अगर यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। अगर यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो आपको यह याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको मिलेगा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब डू, सेकंड है तो डिड, और एस या ईएस है तो डज। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब टैग लगाना बड़ा आसान है। आपने देखा कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या बनी? डज। डज के साथ अगर मैं नोट लगाता हूं तो क्या बनेगा? डजंट, और लास्ट में यही सब्जेक्ट, और वो क्या है? ही। समझ आया? ये बड़ा आसान है। इंग्लिश ग्रामर का सबसे इजी कोई पार्ट है अगर, तो वो क्वेश्चन टैग है। तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान से समझने की नहीं, बस चीजों को देखते रहिए। 1-2 बार वीडियो को देखिए और आपको ये वैसे ही क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है इस टॉपिक की। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा। और दुनिया की कोई भी बुक जिसमें आपको क्वेश्चन टैग मिले, वहां से प्रैक्टिस करना होने के बाद देखिए, यहां पर लिखा हुआ है प्ले। यहां आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू। डू के साथ नोट लगाया तो क्या बना? डोंट, और उसके बाद यही सब्जेक्ट सेम दे। यहां देखिए प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब बनती है डिड। डिड के साथ नोट लगाया डिडंट और आई। बताइए, इतना आपको क्लियर हुआ? एक एक चीज बड़े ध्यान से समझनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब से बनता है, परंतु अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर क्वेश्चन टैग 3 केस आपको मिलेंगे जब हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। या तो सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर एस या ईएस होगा, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म है तो उसके लिए डू, एस या ईएस है तो उसके लिए डज, और सेकंड फॉर्म है तो उसके लिए डिड।
आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और वो होगा हमारा रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 जो है वो इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए दोस्तों क्या है रूल नंबर 3। बड़ा एक आसान सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने अभी लिखूंगा। आपने इसमें ढूंढना है कि वर्ब कहां पर है। मैंने लिखा ही बाइट्स हिज नेल्स, इसका टैग लगाना है। ये आपका होमवर्क है, मैं लिख देता हूं इधर, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका होमवर्क है, ही बाइट्स हिज नेल्स। एक और सेंटेंस लिख लीजिए, दे कैन रन ए रेस। इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इनके जो टैग्स बनेंगे वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएंगे, और जो बताएगा मैं केवल उसी को मानूंगा कि वो पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते हैं पर जवाब नहीं देते। अगर आप जवाब देंगे तभी तो हमें यह पता चलेगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूअसली स्टडिंग। तो दोस्तों अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं, तो एक कमेंट जरूर करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई जरूरी नहीं है कि लाइक करें, बट कमेंट जरूर करें। अच्छा लगे तो भी, ना अच्छा लगे तो भी। अभी हमारे कुछ शुभचिंतक ऐसे भी बैठे हुए हैं जो, देखिए आप बहुत अच्छे हमारे विद्यार्थी हैं, लगातार हमें देख रहे हैं, तो आप कई बार पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हैं कि इसको लाइक करना है। कोई बात नहीं, लेकिन एक आध शुभचिंतक ऐसा जरूर बैठा है जो डिसलाइक करना कभी नहीं भूलता। मैं तो उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि हम इंसान हैं, हमें पसंद और नापसंद करने वाले इंसान जरूर मिलेंगे, और मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो हमें डिसलाइक करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे शुभचिंतक हैं। वो भी हमें एक प्रेरणा देते हैं कि हमें और इतना अच्छा पढ़ाना है, और इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचना है, और इतना अच्छा सेटअप लेके आना है, और इतनी अच्छी मुहिम चलानी है जिससे कि वो एक डिसलाइक भी खत्म हो जाए। हमें तो वहां से भी प्रेरणा मिलती है। मैं तो ये चाहता हूं कि ये डिसलाइक करने वालों की संख्या बढ़े, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं अपने आप में और सुधार करूं। और हमेशा आपको मैं बताता हूं, अच्छाई की जीत बुराई पर जरूर होती है। हमेशा आप देखना, कभी भी किसी भी वीडियो पर देखना, केवल हमारी नहीं, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आप देखना, आपको लाइक की संख्या डिसलाइक से ज्यादा मिलेगी। इसका अर्थ है कि अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर जरूर होती है। ये लाइक और डिसलाइक यही तो है। देखिए, इन दोनों के आंसर्स मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी मैं बढ़ता हूं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या कहता है? अभी तक मैंने जितने भी सेंटेंस बनाए, कहीं भी आई एम का जिक्र नहीं किया। अगर सेंटेंस में आई एम है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी 2 पार्ट बनते हैं दोस्तों। थर्ड के 2 पार्ट बनेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए कैसे, मैंने लिखा आई एम नॉट ईटिंग मील, और आपको कहा कि टैग लगाइए आई एम नॉट ईटिंग मील, और आपको कहा कि टैग लगाइए। आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, इसको ऐसे कैसा यहां लिख दिया एम, और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, इसको इधर लिख दिया आई। कितना आसान तो है, और ये बिल्कुल ठीक है। परंतु अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखूं आई एम ईटिंग मील, या मैं लिखूं आई एम अ टीचर, ये 2 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिए। अब आप देखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, और एम के साथ आप लगाएंगे नॉट।
परंतु जब मैंने शॉर्ट रिस्पॉन्स लिखवाए थे पहली वीडियो में, शॉर्ट फॉर्म्स लिखवाई थी, तो वहां मैंने आपको बताया था कि m प्लस नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। अगर m प्लस नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता तो फिर यहां क्या करें? क्योंकि आपके मन में एक बात तो ये आएगी कि सर शॉर्ट फॉर्म नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम ऐसे लिख देते हैं m नॉट i। परंतु क्वेश्चन टैग में आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको ये शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको पहले तो सीधा सीधा बता देता हूं कि जब भी आपका सब्जेक्ट आई एम है, यहां लिख देता हूं, जब भी सब्जेक्ट आई एम है तो नेगेटिव टैग आरंट आई लगता है। इंपॉर्टेंट, आरंट आई लगता है। इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला? क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, लेकिन ये वो सेंटेंस है टैग में जहां आई के साथ अभी आपको आरंट मिलेगा, क्योंकि एम नोट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, इसलिए हम लिखते हैं आरंट आई। बताइए आपको ये इतना समझ आया? इतना शायद सभी को क्लियर होगा। देखिए आगे मैं इस चीज को समझाता हूं, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि आरंट ही क्यों आया, कोई और शब्द क्यों नहीं आया, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि केवल याद कर लेने से, केवल रट लेने से चीजें समझ नहीं आती, और मैंने अगर आपको बहकाना होता ना तो फिर तो मैं इतना याद करा के चला जाता, क्योंकि बुक्स में तो इतनी ही इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब आवाज अंदर से आती है, मैं आप लोगों को यह कहता हूं कि मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको 60, 70, 80, 90% समझ आएगा। अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो आप 100% क्वालिफाई कर देंगे, पेपर में आपकी बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर किसी साथी को इंग्लिश का टीचर बनना है, किसी मेरे विद्यार्थी को, किसी भी बच्चे को अगर इंग्लिश का टीचर बनना है, तो फिर आपको इंग्लिश महसूस करना शुरू करना पड़ेगा। आपको यह फील करना पड़ेगा कि वास्तव में अगर यहां पर ये आर आया तो क्यों आया, यहां पर हैव क्यों नहीं आया, इज क्यों नहीं आया। इन सब चीजों को जानना पड़ेगा। आपको सेटिस्फेक्शन केवल इस बात से नहीं होना चाहिए अगर किसी को इंग्लिश का टीचर बनना है तो। और मैं तो यह कहूंगा कि सभी जानिए, क्योंकि मेरे बहुत से साथी, बहुत से टीचर ऐसे हैं जो आपको यह जरूर बताएंगे कि यहां आरंट आता है, क्योंकि यह तो हर बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा, परंतु शायद वो ये बताना भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको पता नहीं होता, क्योंकि टीचर बनने के लिए चीजों को महसूस करना सब शुरू करते हैं। सभी टीचर्स जो आपको अंग्रेजी पढ़ाते होंगे, सभी टीचर्स इस चीज को शायद महसूस करते होंगे, लेकिन पढ़ाना उचित समझते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता। मैं उचित समझता हूं, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो ध्यान से, यहां पर मैंने देखा आई एम, नेगेटिव टैग लगाना है, और नेगेटिव टैग क्या लग गया? आरंट आई। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद हो जाएगा। परंतु अगर आपको टीचर बनना है तो कल बच्चे आपसे ये पूछ सकते हैं कि सर क्यों आर ही क्यों आया? तो मैं बताता हूं आपको कि आर ही क्यों आया। पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं कि क्यों आया। इसके लिए थोड़ा सा आपको, वैसे तो मैंने शायद टेंसेज की वीडियो में भी ये बात एक्सप्लेन की थी, आप वो वीडियोस देखिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूं दोबारा। आई जो सब्जेक्ट है, आई, इसको मैं दो पार्ट में बांटता हूं। आई जो है ये सिंगुलर भी होता है, और आई जो है ये प्लूरल भी होता है। आई का अर्थ मैं। आप कहोगे कि सर ये क्या बात हुई? हर किसी को पता है कि आई का अर्थ मैं, और मैं तो सबको पता है, मैं आपके सामने हूं, एक ही हूं। परंतु यहां पर लिखा हुआ है कि आई जो है ये सिंगुलर भी है और आई जो है ये प्लूरल भी है। अब सिंगुलर और प्लूरल आई कैसे है, इस बात को समझिए। देखिए,
आपने आई के साथ देखा होगा वोज, देखा है? आई के साथ देखा होगा हैव। अब हैव जो है ये तो आता है प्लूरल के साथ, और वोज जो है ये आता है सिंगुलर के साथ। कुछ कुछ बात आपकी समझ आने लगी कि सर आई के साथ अगर वाज आया तो इसका मतलब आई सिंगुलर हो सकता है, आई के साथ अगर हैव आया तो इसका मतलब आई जो है ये प्लूरल हो सकता है, क्योंकि हैव जो है ये तो प्लूरल शब्दों के साथ ही आता है। बात भी जायज है, परंतु हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर आई सिंगुलर होता है और कहां पर आई प्लूरल होता है? आपको भी पता चलेगा, बड़े ध्यान से देखिए कैसे पता चलेगा। आप इसको दो पार्ट में बांट लीजिए। आप लिखिए कि पास्ट टेंस में जहां भी पास्ट की बात होती है आई सिंगुलर होता है, और प्रेजेंट टेंस में आई जो है वो प्लूरल होता है। पास्ट में आई सिंगुलर, प्रेजेंट में आई प्लूरल। अगर आप किसी को बताओगे तो एक आध ऐसा भी मिलेगा। फिर फ्यूचर में दोस्तों याद रखने की जरूरत नहीं है कि आई सिंगुलर या प्लूरल क्या होता है, क्योंकि फ्यूचर में आई के साथ सेल का प्रयोग होता है। हर जगह जहां भी फ्यूचर की बात होगी आई के साथ सेल आएगा। अगर थोड़ा सा विपरीत भी कर दे तो विल आएगा, उसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं, उसमें पर्सन देखा जाता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, विल और सेल के प्रयोग के लिए। तो इसलिए आपको केवल प्रेजेंट और पास्ट में याद करने की जरूरत है कि आई जो है वो पास्ट में सिंगुलर होता है और आई जो है वो प्रेजेंट में प्लूरल होता है। अब मैं वही सेंटेंस दोबारा लिखता हूं, आई एम रीडिंग बुक। यहां पर आया एम, और एम क्या है? एम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एम जो है ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब एरर के नाम से सबसे पहली क्लास है मेरी। अगर आप इस YouTube चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे आप देखेंगे कि वहाँ इंग्लिश की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें सबसे पहली क्लास आपको मिलेगी जिसमें सिलेबस को मैंने डिस्क्राइब किया कि भाई हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद अगर समय बचता है एग्जाम में तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। बट जो हरियाणा एसएससी बार बार पूछ रही है, पहले उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। फिर वहां पर एक सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने बताया वर्ब एरर। वहां पर आपको पता चलेगा कि बी की फर्स्ट फॉर्म एम होता है। तो एम जो है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? बी की। फिर जो टेंसेज की वीडियो है, शायद तीसरी वीडियो होगी, उसमें मैंने बताया कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट को डिनोट करती है। यानी एक बात तो क्लियर हो गया कि बात चल रही है प्रेजेंट टेंस की। ये तो मेरे हिसाब से शायद आपको वैसे भी समझ आ गया होगा। एम को देखते ही आपके दिमाग में आ गया कि ये क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो आई क्या हुआ? प्लूरल। बताओ इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई? क्या आपको ये पता चल गया कि ये आई प्लूरल कैसे हुआ? क्योंकि एम जो है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? बी की। और अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में आई क्या होता है? प्लूरल। तो इसलिए आई क्या हुआ? प्लूरल। अब समस्या हमारे सामने क्या थी? समस्या ये थी कि यहां पर एम आया हुआ है और एम के साथ नोट लगा के मैं शॉर्ट फॉर्म नहीं बना सकता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता शॉर्ट फॉर्म। फिर इस जैसे ही अर्थ के दो और शब्द हैं, इज और आर। ये भी बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं, बी की फर्स्ट फॉर्म है ये भी। यानी एम की जगह इज और आर का प्रयोग हो सकता है और किसी हेल्पिंग वर्ब का तो हो नहीं सकता। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये बनता है कि आई प्लूरल है तो उसके साथ इज लगाए, या आई प्लूरल है तो उसके साथ आर लगाए। तो इज नहीं लगा सकते, बल्कि क्या लगाएंगे? आर। और इसलिए हमारा टैग बनता है आरंट। बताइए आपको समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो दोस्तों आज आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि किस प्रकार आई एम का नेगेटिव टैग बनता है और किस प्रकार अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम उनके क्वेश्चन टैग बनाएंगे। दोस्तों हर एक वीडियो को पूरा देखिए। मैं ये दावे के साथ कहता हूं
कि आपको इससे आसान इंग्लिश के कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेंगे। जब आप सीपीओ सीजीएल मेंस देने के लिए बैठेंगे, हरियाणा एसएससी तो बहुत छोटी सी बात रहेगी आपके लिए, वहां पर भी आप 180, 170, 190 आप वहां स्कोर कर पाएंगे। लगातार फॉलो कीजिए, लगातार देखिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड होंगे, नहीं है तो जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।